ये टॉपिक देखिए आप, राजस्थान का एकीकरण। अंग्रेजी में बोलूं तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान या यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान नाम का टॉपिक होता है, या राजस्थान का एकीकरण कह सकते हो। संभवतः अपने राजस्थान की हिस्ट्री का सबसे सरल टॉपिक पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन प्री में क्वेश्चन आएगा, मेंस में क्वेश्चन आएगा, और इंटरव्यू वालों के लिए तो फेवरेट टॉपिक है। वो आपसे कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछ ही लेते हैं कि इससे संबंधित कितने चरणों में राजस्थान बना था, कौन कौन सी रियासत थी, कौन कौन से राजा थे, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आपसे इस बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हालांकि स्टूडेंट अक्सर जब इस टॉपिक को पढ़ता है तो रट्टे वट्टे मारने की कोशिश करता है। कई बार स्टूडेंट कहता है ऐसे ट्रिक बता दो, ट्रिक से याद कर लेंगे, ऐसे तो याद होंगे नहीं। और मुझे लगता है यार इससे सिंपल तो इस दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती। कितना सिंपल सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, उससे याद हो जाएंगे। ऐसे ट्रिक से क्या क्या याद करेंगे, इतनी सारी चीजें होती है, तो ट्रिक से वैसे ही याद नहीं हो सकती। थोड़ा सा आप मेरे साथ में एंजॉय करना, टॉपिक को थोड़ा समझने की कोशिश करना, वाकई आपको लगेगा कि यार इससे इजी कुछ ही नहीं है। और समझ लोगे तो बाद में आप किसी को बताओगे तो भी आपको मजा आएगा, आपको लगेगा यार यही था क्या, सिंपल सी इतनी बातें हैं क्या, और आपको खूब सारी नई चीजें पता चलेगी। या नई नई पता चलेगी तो कम से कम चीजों को याद करना सीख जाओगे, नहीं तो क्या है आपको आती होगी ज्यादातर जो चीजें। राजस्थान का एकीकरण, इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान या यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। जब अपने ये शब्द बोलते हैं ना एकीकरण, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है कि किसका एकीकरण, क्या था जिनको एक करना था। क्या पहले राजस्थान नहीं था? तो हम कहते हैं कि नहीं, पहले राजस्थान नहीं था। हमने तो अलग अलग रियासतें पढ़ी, हमने पढ़ा एक मेवाड़ था, मारवाड़ था, भरतपुर था, धौलपुर था, टोंक था, ऐसे अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। कितने क्या कुछ था अपने। तो हम कहते हैं अपने आज जो राजस्थान दिखता है इसमें क्या क्या मिला हुआ, क्या क्या एक किया गया, क्या क्या यूनाइट या इंटीग्रेट किया गया। हम कहते हैं इसमें 19 रियासतें हैं। अंग्रेजी में कहें तो 19 प्रिंसली स्टेट्स है, 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं। नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। एक केंद्र शासित प्रदेश है। जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। उन्नीस 3 22 और 1 23, ये कुल 23 आइटम थे जिनको मिला के आपका राजस्थान बनाया गया। क्या क्या है? 19 तो रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट्स है। मैं और अच्छे शब्दों में बताऊं तो 19 वो जगह है जहां पे राजाओं का राज है, राजा राज करते हैं जहां पर। 3 ठिकाने, अंग्रेजी वाले कहते हैं चीफ सीप, 3 चीफ सीप है। क्या होती है भाई चीफ सीप? किसी भी रियासत में खूब सारे ठिकाने हुआ करते थे, प्रत्येक रियासत में अलग अलग खूब सारे ठिकाने हुआ करते थे। मुख्य भूमि राजा के पास में होती जिसको बोलते खालसा, बाकी भूमि सामंतों या फ्यूडल लॉर्ड्स के पास में हुआ करती, और जिस सामंतों या फ्यूडल लॉर्ड के पास में जो जमीन होती उसको बोलते ठिकाना, या उसको ठिकाना बोलते, या एक अपने आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं जागीर। राजा अपने भाई बंधुओं को जमीन बांटा करता था, राजा अपने कोई युद्ध में लड़ने वाले बहादुर सेनापतियों को जमीन दे दिया करता था। ये ठिकाने या जागीर हुआ करते थे, प्रत्येक रियासत में होते। पर कई बार किसी सामंत की राजा से बननी बंद हो जाती। अंग्रेजों के आने के बाद में सामंत के अंग्रेजों के साथ में रिलेशन हो गए मान लो अच्छे, तो अंग्रेज उसको कहते कि भाई आज के बाद में, ये मान लो एक रियासत तो जिसको कह दिया आज के बाद में तुम्हारे वाला ठिकाना अलग, ये ठिकाना हम तो अलग कर देते। अंग्रेज इस ठिकानों को अलग से मान्यता दे दिया करते। इस प्रकार अंग्रेजों ने अलग अलग रियासतों से 3 ठिकाने अलग कर दिए थे। एक ठिकाना अलग कर दिया था नीमराणा, अलवर रियासत से किया गया। एक ठिकाना अलग कर दिया गया कुशलगढ़,
बांसवाड़ा रियासत से किया गया, एक ठिकाना अलग किया गया लावा, जो कि टोंक रियासत से किया गया। 3 अलग अलग रियासतों से कर दिए गए। नीमराणा अलवर से, कुशलगढ़ जो था वो आपके बांसवाड़ा से, लावा जो था वो टोंक रियासत से अलग कर दिया गया था। रियासतें लगभग का हमने इतिहास पढ़ा था, ज्यादातर का हमने सारे पढ़ लिया था, कौन से वंश का राज था, कौन कौन सी रियासतें थी, सबके नाम आए थे। नहीं भी आए तो आगे अब हम पढ़ेंगे तो और नाम आ जाएंगे, किसी एक आधे का नाम नहीं है, एक आधे के बारे में हमने नहीं पढ़ा तो अब हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। ये 3 ठिकाने, इनमें थोड़े थोड़े मैं वंश बता दूं। जैसे नीमराणा में चौहान हुआ करते थे, कुशलगढ़ में मैंने कल ही बताया था शायद राठौड़ हुआ करते थे, लावा में नरूका थे, कछवाहों की एक ब्रांच थी, अलवर में पढ़ते हम, वो यहां पे हुआ करते थे। ये थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि मैंने कभी पहले भी बताया होगा कि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिजोलिया ठिकाने में कौन सा राजवंश था, तो हम परमार पढ़ते हैं। उसी प्रकार को यहां भी पूछ सकता है। नीमराणा में चौहान थे, कुशलगढ़ के अंदर राठौड़ थे और लावा के अंदर नरूका थे। एक जगह थी जहां पे डायरेक्ट अंग्रेजों का अधिकार था, चीफ कमिश्नरी बोला करते थे। चीफ कमिश्नर बैठता था यहां पे, इसलिए इसको बोलते थे चीफ कमिश्नरी। और ये जो चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, इस चीफ कमिश्नरी का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। पृथ्वीराज चौहान 1192 के त्रैन के दूसरे युद्ध में हार जाते हैं। उसके बाद से अजमेर पर लगभग उस शक्ति का कब्जा रहा था जो देश की मुख्य शक्ति थी, केंद्रीय शक्ति थी। पहले तुर्कों ने इसे अपने कब्जे में रखने की कोशिश की, फिर इसे आपके मुगलों ने अपने कब्जे में रखने की कोशिश की, फिर मराठे अपने कब्जे में रखा करते थे और बाद में अंग्रेजों ने अपने इसे कब्जे में रखने की कोशिश की। बीच बीच में थोड़े समय के लिए अपने मेवाड़ मारवाड़ के अधीन भी आता जाता रहा था, लेकिन फिर भी जो दिल्ली में या जो देश की केंद्रीय शक्ति होती वो चाहती कि मैं अजमेर पे कब्जा कर लूं, क्योंकि अजमेर अपने राजस्थान के बीचों बीच था और यहां पे कब्जा करके पूरे राजस्थान पे कंट्रोल किया जा सकता था। इसलिए हम अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से जानते हैं, हार्ट ऑफ राजस्थान कहते हैं। तो अजमेर पे कब्जा करना जरूरी था, तो अंग्रेजों ने भी अजमेर पे कब्जा किया। मराठों से लिया था अंग्रेजों ने, ये मराठों से संधियों के बाद में अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया था। यहाँ पे अपना एक चीफ कमिश्नर बिठाना शुरू कर दिया, इसलिए इसको चीफ कमिश्नरी बोलते थे। मतलब 19 प्रिंसली स्टेट्स है, 3 चीफ शिप है, एक चीफ कमिश्नरी है, इनको मिलाकर जो एक भूभाग बना उसका नाम राजस्थान है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का एकीकरण है। तो राजस्थान के एकीकरण में ये चीजें थी, ये ऐसा किया गया था। अब और पढ़ते हैं हम आगे। तो क्या ये एकीकरण के जो प्रयास थे ये आजादी के बाद किए गए? इससे पहले कभी एकीकरण के प्रयास नहीं किए गए? नहीं, अंग्रेजों ने बहुत पहले ही एकीकरण के प्रयास शुरू किए थे और भारत में लगभग छोटी मोटी करके 562 रियासतें हुआ करती थी। अप्रोक्स 562 के आसपास रियासतें हुआ करती थी। कई हैदराबाद जैसी बहुत बड़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी, कई तो बहुत छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी एकदम। साइमन कमीशन जब आया था उसके बाद से लगातार ये एक बात होने लग गई थी कि यार रियासतों का भारत में विलय किया जाना चाहिए। तब भारत 2 भागों में बंटा हुआ रहता था। एक वह भारत जहां पर अंग्रेजों का राज था, इसको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। एक वह भारत जिस पे राजाओं का राज हुआ करता था, इनको बोलते थे देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासत बोला करते थे। अंग्रेजों का यह था कि इन दोनों को मिलाया जाए। हम आगे मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। भारत शासन अधिनियम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर कहा गया कि इन दोनों को मिला के एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ऑल इंडियन फेडरेशन बनाई जाएगी। अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। कौन कौन दो मिलाए जाएंगे इसके अंदर? इसमें ब्रिटिश इंडिया मिलाया जाएगा और देसी रियासतें भी मिलाई जाएगी। का ब्रिटिश इंडिया को और देसी रियासतों को मिला के एक ऑल इंडियन फेडरेशन बना दिया जाए, ऐसा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में या भारत शासन अधिनियम में कहा गया था। जब मैं 1935 का भारत शासन अधिनियम बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, दिलीप सर ने हमें बताया था कि हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा भाग यहां से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है।
तो इसी के अंदर यह बात भी कही गई थी कि ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बना लिया जाए। पर अंग्रेजों ने कहा भाई हमारे वाला भारत है, इसको तो हम मिला ही देंगे, कोई किंतु परंतु नहीं, नो इफ नो बट। पर जो राजाओं वाला भारत है ना, उसमें भाई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे हम। राजा चाहे तो मिला लो, राजा नहीं चाहे तो मत मिलाओ। और कम से कम जब तक 50% पॉपुलेशन वाले राजा नहीं मिलेंगे, इतनी रियासतें नहीं मिलेगी कि कुल रियासतों का 50% इधर आ जाए, तब तक हम विलय नहीं मानेंगे, तब तक ये अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाएगा। कुल मिला के देशी राज्यों का भारत में मिलना या ना मिलना, या फेडरेशन में मिलना या ना मिलना, राजाओं की मर्जी पे छोड़ दिया गया, राजाओं की रुचि पे छोड़ दिया गया, उनके इंटरेस्ट पे छोड़ दिया गया। अब यार कौन राजा चाहेगा कि वो अपने रियासत का दूसरी जगह विलय कर दे? भले छोटा सा देश था पर उसका खुद का था। वो कैसे चाहे कि मेरे रियासत की एग्जिस्टेंस, मेरे रियासत का अस्तित्व है, पूरा समाप्त हो जाए और मैं किसी दूसरी रियासत के अंदर इसका विलय कर दूं? टेढ़ा है पर मेरा है वाली फीलिंग सब जगह हुआ करती थी यार। इसलिए कोई राजा तैयार ही नहीं। राजा तैयार नहीं हुए तो 1935 के अधिनियम में जो अखिल भारतीय संघ कहा गया था वो अस्तित्व में नहीं आ पाया। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि 1935 के एक्ट में अखिल भारतीय संघ का प्रोविजन रखा गया था, लेकिन यह यूनियन, यह फेडरेशन, यह संघ एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया था, अस्तित्व में नहीं आ पाया था। क्यों? बिकॉज राजाओं ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, राजाओं की अरुचि के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ किंग्स, कि राजाओं ने किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए संघ नहीं बन पाया। इसलिए संघ अस्तित्व में नहीं आया। एक तो ये बात याद रखने, 1935 वाले अधिनियम की बात याद रखना कि इसमें तो लगभग पास आसपास ही पहुंच गए थे कि ऐसा करेंगे, पर ऐसा नहीं कर पाए थे वो। फिर अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड लिनलिथगो। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, जीजी था। इसने बेचारे ने प्रयास किए थे। इसने कहा था कि यार राजा महाराजाओं को अलग छोड़ो यार, क्या दो दो टुकड़े कर रखे हैं, अंग्रेजों वाला भारत अलग, राजाओं वाला भारत अलग, इनको मिला के एक कर देते हैं, साथ में मिला देते हैं। पर इसके प्रयास भी रंग नहीं ला पाए थे। बाद में क्रिप्स मिशन आया, उसने सेम बातें की। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, कैबिनेट मिशन ने भी कहा कि हम देशी रियासतों को और अखिल ब्रिटिश इंडिया को मिला के एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। तो लास्ट तक जाते जाते भी अंग्रेज यही चाहते थे कि जो देशी रियासतें जितनी भी अलग नहीं रहनी चाहिए, इनका भारत में विलय किया जाना चाहिए या संघ में मिल जानी चाहिए। ये तो मुझे तो कभी समझ में नहीं आता कि अंग्रेजों को बेचारों को क्यों कहते रहते हैं कि वो फूट डालो राज करोगे नीति अपनाना चाहते थे। कहां फूट डाल रहे हैं, बेचारे एक करने के प्रयास कर रहे थे। थेड साइमन कमीशन से लगे थे वो एक करने के लिए, एक हो जाओ एक हो जाओ, अपने में लक्षण नहीं थे। पर अब कैबिनेट मिशन 46 तक आते आते साफ हो गया कि भाई एक तो ना पड़ेगा। कैबिनेट मिशन में कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा में राजाओं को अपने प्रतिनिधि भेजने पड़ेंगे। 93 सीट दे दी गई राजाओं को और कहा अपने प्रतिनिधि भेजो। ब्रिटिश इंडिया वालों को कहा कि तुम तो अपने चुनाव करवा लो, चुनाव के तहत भेज दो। राजाओं को कहा भाई तुम देख लो अपने। राजाओं का चुनाव तो कौन करवाए, हम तो नॉमिनेट कर देंगे, हमारे बंदे भेज देंगे, हम तो करो जो भी तुम्हें करना है वो किया जाना चाहिए। शुरुआत में तो कईयों ने यह भी आनाकानी दिखाई कि यार संविधान सभा में भेजना है या नहीं भेजना है, इसमें भी कईयों के लफड़े रहे। पर धीरे धीरे बाकी सब मान गए थे और संविधान सभा में तो भेज दिए थे। अब जब ये बातें हुई कि आपको मिलना ही पड़ेगा, तो अपने एक मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। शायद मेवाड़ वाली वीडियो में मैंने इनका फोटो भी दिखाया था आपको। मेवाड़ एक बड़ी रियासत थी अपने, और बड़ी क्या थी, आप यदि ढंग से समझो ना, ये तो अपनी हिस्ट्री पता नहीं इन लोगों ने कैसे लिख दी, तो आप ये मान लो कि मेवाड़ का राजा पूरे राजस्थान का राजा हुआ करता था, बाकी सब उसके अंडर थे। मेवाड़ वाला ही सर्वे सर्वा था, उसको सब कुछ माना करते थे।
आप देख लो, खानवा का युद्ध हुआ है तो सब उसकी तरफ से लड़ने के लिए गए हैं, तो कोई ऐसा नहीं किया, ये उसके अंडर ही थे, लड़ने के लिए जाना ही पड़ता। हुरडा सम्मेलन हो रहा है तो अध्यक्ष वो बन रहे हैं, देबारी समझौता हो रहा है तो वो ये समझौते करवा रहे हैं। 57 की क्रांति हुई तो सारे राजाओं ने स्वरूप सिंह जी से पूछा कि आपका क्या मूड है। तो कहीं ना कहीं बाकी राजा भी भले ही मुगलों के शासन के बाद में अपने स्वतंत्र हो गए थे, मेवाड़ वालों का इन पे कोई अधिक नियंत्रण नहीं रहा होगा, टैक्स भी मेवाड़ इनसे नहीं लेता होगा, पर मन में एक सबके था कि यार ये सबसे बड़ा है, मेवाड़ वाला जो है। अंग्रेज भी इस बात को मानते थे, इसलिए अंग्रेज मेवाड़ वालों को एक अलग स्टेटस देके रखा करते थे। तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को उदयपुर में एक मीटिंग बुलाई राजाओं की। कहां के राजा? तो अपने राजस्थान के राजाओं को कहा तुम आ जाओ, पास में गुजरात लगता था, गुजरात वालों को कहा तुम भी आओ, और मध्य प्रदेश वाला मालवा, यहां के राजाओं को कहा तुम भी आओ, सारे आ जाओ और सारे मिलकर बातचीत करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। 22 प्रतिनिधि आए थे, कहीं कोई राजा, कहीं राजा का राजकुमार, 22 प्रतिनिधि इसके अंदर आए। भोपाल सिंह जी ने कहा कि देखो अलग अलग रहेंगे ना तो जो छोटी छोटी रियासतें हैं ना, इनको तो भारत सरकार गटक जाएगी, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। इससे अच्छा है अपने सब मिलके अपना एक प्रांत बना लेते हैं, और फिर भारत सरकार से बार्गेनिंग करने में सहूलियत रहेगी। हम कहेंगे इतना बड़ा भूभाग है हमारा साथ में, मिलाना चाहते हो तो हमें ये दो, नहीं मिलाना चाहते हो तो हम अलग रहेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। अपने सब मिलके राजस्थान, गुजरात और मालवा वाले राजा अपना एक अलग प्रांत बनाते हैं, अलग एक देश बनाते हैं, जिसका नाम रखा जाए राजस्थान यूनियन। कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान के कौन से राजा ने राजस्थान, गुजरात और मालवा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था? तो ये काम करने वाले जो थे वो कौन थे? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। 25-26 जून 1946 को उन्होंने उदयपुर में इसके लिए मीटिंग की। राजस्थान, गुजरात और मालवा के 22 प्रतिनिधियों ने या राजाओं ने इसके अंदर भाग लिया, और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने उनके सामने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा। यूनियन बनाते हैं अपने एक, चूंकि इन तीनों में, राजस्थान में, गुजरात में और मालवा की अधिकतर रियासतें राजपूत रियासतें थी, तो उनका भी राजस्थान यूनियन बन जाएगा, तो पूरी टेरिटरी राजस्थान ही हुआ करती थी। मालवा और गुजरात का ये सौराष्ट्र काठियावाड़ वाला इलाका था, तो ये अपने राजस्थान की भूभाग हुआ करते थे। देख लो, नीमच की छावनी में तो क्रांति हुई, तो मेवाड़ से सेना गई नीमच की छावनी की क्रांति को दूर करने के लिए। तो इधर अपने वहां तक अपना ही टेरिटरी हुआ करती थी गुजरात, और यहाँ पे खूब बड़ा भूभाग मालवा के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर आया करता था। बाकी राजाओं ने कहा सोच के जवाब देंगे आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेवाड़ महाराणा एक और कोशिश की, वापस अगले साल 23 मई 1947 को। तब तक मेवाड़ महाराणा के एक संवैधानिक सलाहकार बन गए थे के एम मुंशी। मेवाड़ महाराणा के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। मैंने मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ाया, तब भी इनकी बात की थी कि इन्होंने मेवाड़ का संविधान भी बनाया था। के एम मुंशी को कहा कि आप वापस बात करो यार। के एम मुंशी ने वापस लोगों को बुलाया कि भाई आओ। इस बार तो कई राजा तो आए नहीं, कईयों ने अपने अपने को दीवान वगैरह भेज दिए, दूसरे लोगों को भेज दिया। कुल मिला के मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह का जो ये एफर्ट था, जो ये प्रयास था कि अपने को राजस्थान, मालवा और गुजरात की रियासतों को मिलाकर एक यूनियन बना लेनी चाहिए, वो उनका जो प्रस्ताव या उनका सुझाव जो था वो सिरे नहीं चढ़ पाया। कारण भी था, सब राजाओं के पर्सनल एम्बिशंस इतने ज्यादा हुआ करते थे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि कोई भी राजा दूसरे के झंडे के नीचे रहने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई भी राजा दूसरे को अपने से ऊपर वाली सीट पर देखने के लिए तैयार ही नहीं था। वो भले कोई छोटी रियासत का राजा था या बड़ी रियासत का राजा था, पर सबके साथ समस्या तो ये आ रही थी। तो भोपाल सिंह जी ने तो पूरे मतलब राजस्थान, गुजरात, मालवा की रियासतों को मिलाकर एक करने का प्रयास किया। बाकी लोगों ने भी अपने अपने प्रयास किए। जैसे जयपुर में एक राजा हुआ करते थे, सवाई मान सिंह सेकंड।
और इनका प्रधानमंत्री हुआ करता था वीटी कृष्णमाचारी। इन्होंने भी ऐसे प्रयास किए, आसपास के पड़ोसी राज्यों को बुला के कहा यार अपने एक हो जाते हैं, आप सब मिल जाओ। जयपुर वालों की हालांकि निगाह दो जगह थी, ये अलवर और करौली वाला जो इलाका था इसको जयपुर के अंदर मिलाना चाहते थे, क्योंकि किसी समय ये दोनों भूभाग जो थे ये जयपुर रियासत का पार्टी हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे इन क्षेत्र ये अलग हुए थे। करौली वाला जो बेल्ट था उसमें भी कई एरिया जयपुर वालों के पास हुआ करते थे, अलवर वाले तो जयपुर के नियंत्रण में हुआ करते थे। तो इनको लगता था इनको मिलाया जाए, पर इनके प्रयास भी रंग नहीं ला पाए थे। ऐसे ही डूंगरपुर में एक राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी ने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले राजाओं को बुलाया, खुद डूंगरपुर के बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को बुलाया, बुला के कहा अलग अलग पड़े पड़े क्या करेंगे, मिलके एक बन जाते हैं, वागड़ संघ बना लेते हैं। इन्होंने वागड़ यूनियन बनाने का प्रयास किया। पर वही बात है, बांसवाड़ा डूंगरपुर वालों ने पूछा कि यदि वागड़ यूनियन बनेगी तो इसका हेड, इसका चीफ कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, मुखिया कौन होगा इसमें? लक्ष्मण सिंह जी ने कहा वो तो मैं ही होऊंगा, और कौन होगा? उनका नहीं, हम भी फेयर एंड हैंडसम ही लगाते हैं, आप क्यों बनोगे, हम भी बन सकते हैं। वही आपस में टकराव, पर्सनल एम्बिशंस इतने हावी हो जाया करते थे कि बाकी लोग इन चीजों के लिए भी तैयार नहीं हुए। ऐसे कोटा में एक राजा हुआ करते थे भीम सिंह। इन्होंने बूंदी और झालावाड़ वालों को बुलाया और बुला के कहा अपने एक अलग राज्य बना लेते, एक हाड़ौती संघ बना लेते हैं। पर ये लोग भी इसके लिए तैयार नहीं, तो इनके प्रयास भी फलीभूत नहीं हो पाए। राजस्थान में कुल मिला के 4 राजाओं ने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया था। 4 राजा कौन कौन? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह तो पूरे राजस्थान, मालवार, गुजरात को मिलाना चाहते हैं। जयपुर वाले अलवर करौली से मिलके बड़ा प्रांत बनाना चाहते हैं। डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह जी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाना चाहते हैं और वागड़ संघ बनाना चाहते हैं। कोटा वाले भीम सिंह जी आपके बूंदी और झालावाड़ को मिला के हाड़ौती संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रयास इनके सफल नहीं हो पाए। इससे पहले अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनिथगो ऐसे प्रयास कर रहे हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम तो लिख के दे रहा है कि तुम मिलो, पर राजाओं ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इस वजह से वो जो यूनियन थी वो बन नहीं पाई थी। अब हम पढ़ते हैं और आगे क्या किया जा रहा है इन सब के बीच में और क्या हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात, उधर भारत सरकार लगी हुई कि नहीं इनका विलय तो करना है, कैसे न कैसे करके इनसे बातचीत की जाए, इनका विलय किया जाए। भारत सरकार ने एक रियासती विभाग बनाया। आपने रियासती विभाग भी कहते हैं, इसको रियासती सचिवालय भी कहते हैं, प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट या प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट बनाया 5 जुलाई 1947 को। 2 बंदों को जिम्मेदारी सौंपी। इसके मंत्री तो बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो इस विभाग के मंत्री थे, या अध्यक्ष का दो बोले आप मिनिस्टर। इसके सचिव बनाए गए वीपी मेनन, ये इसके सेक्रेटरी बनाए गए। इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप लोग अब रियासतों से बात करो, भारत की रियासतों से बात करो और भारत की रियासतों से बात करके उनको मिलाने का काम शुरू करो। 5 जुलाई 1947 को यह जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को रियासती विभाग बनाकर दे दिया गया। रियासती विभाग ने घोषणा की, रियासती विभाग ने कहा कि वे रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, और जिनकी इनकम 1 करोड़ से अधिक हो, मोर देन 1 करोड़, वो अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस रख सकती है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है।
जिनके जनसंख्या 10 लाख से अधिक है किसी रियासत की और इनकम 1 करोड़ से अधिक है, यदि ये दोनों शर्तें फुलफिल करती है कोई रियासत, यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो रियासत अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस रख लो, वरना तो हम उनका विलय करेंगे। या तो पास के किसी प्रांत में विलय कर दिया जाएगा या पास के किसी केंद्र शासित प्रदेश में उनका विलय कर दिया जाएगा, और यदि ये कोई फुलफिल कर रहा है उनको हम कह देंगे भाई तुम स्वतंत्र रह जाते थे, वो अपना एग्जिस्टेंस अलग से बना के रख सकती है, बाकी मर्ज तो करेंगे किसी ना किसी के अंदर करेंगे। फटाफट डिसीजन लो, तुम्हारे जो करने है वो, जो नहीं करने, चिट्टा चिट्टा कहा, साफ साफ कह दिया भारत सरकार ने। तो रियासती विभाग की क्या घोषणा है कि वे रियासत जिनकी जनसंख्या पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख और इनकम मोर देन 1 करोड़ है वो अपना एग्जिस्टेंस जारी रख सकती है, बाकी सबको किसी ना किसी प्रांत में, प्रोविंस में या किसी ना किसी चीफ कमिश्नरी के अंदर अपना विलय करना पड़ेगा। ये सोच लो तुम क्या करना है क्या नहीं करना है अपने आप। इतने में 18 जुलाई को 1947 को भारत सरकार ने, सॉरी अंग्रेजों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब जब रियासतों को कहा गया कि भाई बात करो तुम, किसमें शामिल होना है किसमें नहीं शामिल होना है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो रियासतों ने कहा भाई हमारे तो बात करने का अधिकार तो अंग्रेजों के पास होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों से जब संधियां की थी तो सुरक्षा के और विदेशी मामले तो अंग्रेजों को दे दिए थे, अंग्रेज बताए क्या करना है क्या नहीं करना है। अंग्रेजों ने 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया। उसमें बाकी तो भारत पाकिस्तान की आजादी की नहीं ये बातें थी, एक लाइन उन्होंने और लिखी, और उन्होंने लिखी कि हमने रियासतों के साथ जो संधियां की थी वो खत्म की जाती, दिल पे पत्थर रखकर हमने ब्रेकअप कर लिया, तलाक 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 है भाई साहब, अब अपने में कोई लेना देना आपस में नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो 18 जुलाई के बाद में अब रियासतें सीधे अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र थी, क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत सरकार उधर से अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ से अधिक इनकम वाली रियासतें तो हम अलग रख देंगे इनको, तो बाकी सबको अपना मर्ज करना पड़ेगा, तुम सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है तुम, और फटाफट सोच के हमें बता दो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन चल रही है। मैं एक बात की चर्चा और करना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, राजस्थान के एकीकरण में समस्याएं क्या क्या थी। कभी कोई मेंस के अंदर पूछ ले कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स थी, या भारत सरकार भी अपने राजस्थान वालों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही थी, ऐसी क्या चीजें थी। बाकी रियासतों के एकीकरण में इतना कुछ नहीं झेलना पड़ा था भारत सरकार को जितना अपने राजस्थान में इधर हो गया था। कारण सुनिए, एक कारण तो यह था कि हम सीमा पर स्थित थे, हम एक फ्रंटियर प्रोविंस पे थे, सीधे सीधे 3 रियासत, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। कश्मीर की सीमा, सॉरी कश्मीर कह रहे, पाकिस्तान की सीमा पर है सीधी की सीधी। भारत सरकार नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान की बाउंड्री रियासतों के लगे और पाकिस्तान उन रियासतों पे कंट्रोल करने की कोशिश करे। इसलिए भारत सरकार के लिए जरूरी था कि इतनी लंबी टेरिटरी को आप छोड़ नहीं सकते, इन प्रदेशों को भारत में मिलाना है, वरना ये बफर स्टेट बनकर रह जाएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में और हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया रहेंगे। कश्मीर वाला जो हाल हुआ था वो इधर हो सकता था, इसलिए वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में श्योर था कि इधर वालों को तो लेना है अपने। पाकिस्तान ताक में भी बैठा था पूरी तरीके से कि इधर वाली रह जाए तो हम इनसे बातचीत करें, वो बातचीत करने के भी प्रयास कर रहा था, बातचीत से नहीं माने तो हमला करके ले लेंगे अपने। एक तो ये समस्या कि हम फ्रंटियर प्रोविंस थे, इसलिए हमको लिया जाना जरूरी था। एक समस्या थी भारत सरकार के सामने कि फ्रंटियर पर, सीमा के ऊपर ऐसे रियासतों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। एक और बड़ी जोरदार प्रॉब्लम हो गई, कम्युनल राइट्स हो गए थे 2 जगह,
अलवर और भरतपुर में अपने कम्युनल राइट्स हो गए थे। तो एक चीज बड़ी जोरदार अपने को माननी पड़ेगी कि 47 के समय जब पूरा भारत दंगों की विभीषिका में जल रहा था, तब अपने राजस्थान का एक बड़ा भूभाग सांप्रदायिक सौहार्द के साथ जी रहा था। अपने यहां पे दंगों जैसी कोई बात नहीं। राजाओं ने अपने शासन तंत्र में इस प्रकार की कोई घटना उपस्थित ही नहीं होने दी। अपने घटना दो जगह उपस्थित हुई, अलवर और भरतपुर। इसका रीजन पिछले कई वीडियो में उपस्थित है, यदि किसी ने थोड़े से ढंग से सुने हो तो। एक तो अलवर और भरतपुर दोनों यूपी की सीमा पर स्थित थे। यूपी में यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हुआ था शुरू से। और यदि तो मैं इस बात को कहूं कि पाकिस्तान की मांग करने वाले सारे मुस्लिम नेता यूपी के ही थे, तो अतिशयोक्ति नहीं है। इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक जो भी पाकिस्तान का था वो पूरा यूपी का ही था। तो बदकिस्मती भारत की यह है कि मांग की यूपी वालों ने, बंटा पंजाब और बंगाल। तो यूपी के बॉर्डर पे जो थे उनके अंदर ये भावना आनी स्वाभाविक सी बात थी। तो अलवर भरतपुर में ये भावना आ रही थी, यहां पे दंगे भड़कने लग गए थे। और नोटिस कीजिए आप, अलवर भरतपुर में बहुत पहले से हिंदी भाषा को लेकर ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। ये सब चीजें भी सांप्रदायिक भावना बिगाड़ने वाली ही थी, इसलिए अलवर भरतपुर के अंदर ये कंडीशन आ रही थी। फिर और क्या समस्या थी अपने राजस्थान से? राजाओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। राजा जो थे उनकी पर्सनल एम्बिशंस इतने ज्यादा थे कि वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए इन सबको एक करना ही बहुत बड़ी बात थी। इनको एक कैसे करेंगे अपन? इनमें अपने वंश को लेके, अपनी टेरिटरी को लेके, अपनी भूमि को लेके वो लगाव, वो श्रेष्ठता की भावना कूट कूट के भरी हुई है। कोई दूसरे के साथ में बराबर बैठने के लिए तैयार नहीं। तो भारत सरकार के लिए समस्या थी कि यार इनको तो पहले बिठाओ तो सही। और मेवाड़, मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास जो था वो भी अपने आप में एक समस्या बना हुआ था इस समय। कि मेवाड़ वालों का ये कहना था, भोपाल सिंह का ये कहना था कि भाई बापा रावल ने 734 में मेवाड़ में हमारे गोहिल वंश की स्थापना कर दी थी, और तब से लेके अब 1947 तक लगातार हमारा इस भूभाग पर राज रहा है। मतलब 1300 साल की हिस्ट्री है हमारी यहाँ की। और आप कहते हो यार कल दो नए देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान, इनके अंदर विलय कर दिया जाए। नहीं, हम हमारे आजाद रह जाएंगे, अलग रह जाएंगे। हम हमारे 1300 साल के गौरवशाली इतिहास को किन्हीं नवोदित राष्ट्रों के अंदर समाहित नहीं कर सकते। भारत सरकार इस बात पर बहुत श्योर थी कि यदि मेवाड़ का विलय कर लिया गया तो बाकी भारत की रियासतों का विलय करना बहुत सरल हो जाएगा। क्योंकि मेवाड़ के साथ जो कुंभा, सांगा, प्रताप, राज सिंह के जो नाम जुड़े हुए थे, तो भारत सरकार बाकी रियासतों को यह कह सकती थी कि जब वो महान बलिदानियों की भूमि भारत संघ में मिलने के लिए तैयार है, तो बाकी वाले तो क्या मांगते हो रहे, तुम क्यों नहीं विलय कर रहे? पर मेवाड़ को लगे कि नहीं यार, ऐसे हम कैसे दूसरे के अंदर अपना मर्ज कर सकते हैं। ये कुछ समस्याएं भारत सरकार के सामने आ रही थी कि राजस्थान की जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासतें सीमा पर स्थित थी और इनको पाकिस्तान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। अलवर, भरतपुर यूपी के नजदीक होने की वजह से सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहे थे। इसके अलावा बाकी कहीं नहीं है। बाकी सब जगह तो यदि किसी ने कोई दंगे वंगे करने, पहली बात तो हुए ही नहीं थे, और किसी ने करने की कोशिश भी की थी तो राजाओं ने कहा था कि नहीं, चून चप्पड़ ही नहीं। थोड़ा बहुत भी यदि किसी ने ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की तो जूते पड़ जाएंगे। तो अपने जहां जयपुर में कहते हैं यहां ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम आने की संभावना हुई थी। सवाई मानसिंह सेकंड ने कहा कि नहीं, किसी पे कोई हाथ नहीं उठाया जाएगा, मेरी प्रजा है सारी की सारी, सबकी सब एकदम सेफ रहे। तो उस समय तो यूपी की तरफ से जो शरणार्थी आए थे, पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, उनको भी राजा ने यहां पे कहा था कि तुम रुक सकते हो, क्या रुक जाओ, मैं शरण दूंगा। साहब यूपी में पीछे हमें लोग मार रहे हैं, पीछे आ जाएंगे, जयपुर में घुस के कोई मारे मैं चमड़ी उधेड़ लू, चिंता मत करो, तुम्हारी भारत सरकार मरवाती होगी उधर,
जयपुर के अंदर कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। खूब सारे शरणार्थियों को तब यहाँ जयपुर के अंदर रख लिया गया था। कई जो पाकिस्तान जाने थे उधर पाकिस्तान चले गए थे, पर अलवर भरतपुर के अंदर ये स्थितियां आ रखी थी। राजा आपस में नहीं मिलना चाहते थे। मेवाड़ अपने गौरवशाली इतिहास की वजह से जल्दी से विलय करने के लिए तैयार नहीं था, उसकी अलग बातचीत चल रही थी। ये कुछ कारण उस समस्याओं के अंदर आ रहे थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने अपनी बुद्धि लगाई। इन सब समस्याओं से पार पाते हुए, इन सब राजाओं से बात करते हुए, अलग अलग सबको मनाते हुए, साम दाम दंड भेद यन कैन प्रकारण सारे उपाय लगाते हुए इन सब रियासतों का विलय किया। ये कुछ पूर्व पीठिका है, पूर्व भूमिका है कि क्या स्थितियां चल रही थी, क्या किया जाना था, अब विलय कैसे किया गया, क्या किया गया। मैं वापस एक बात पे आता हूं कि मैं कहूं कि 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19। कैसे विलय किया जाए, क्या विलय किया जाए? जब भारत सरकार ने कहा कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम 1 करोड़ से अधिक है अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस रख सकती है, पृथक अस्तित्व जारी रख सकती है, तब इस शर्त को राजस्थान में 4 रियासतें फुलफिल कर रही थी। कौन कौन सी 4 रियासतें? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। इन 4 का तो आप बात करनी नहीं है, ये अपना सेपरेट रख सकते हैं। मर्ज वाली बात बाकियों की, बाकियों को मिलाना है आपको। ये 4 अपना अलग भी रख सकते हैं अपने आप को। कौन कौन सी रियासतें? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, 1 करोड़ से अधिक इनकम है। 19 में से 4 गई, पीछे कितनी बची? 15। मैं ठिकानों की वो तो बात ही नहीं कर रहा, उनको तो भारत सरकार ने कहा इनको तो ले लेंगे, कैसे ले लेंगे। पहले रियासतों के राजाओं वाले की बात की जाए। 15 बचे। 15 में एक रियासत थी सिरोही, बॉम्बे और राजस्थान की बाउंड्री पे। कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया कि बॉम्बे गुजरात और महाराष्ट्र को मिलकर बना करता था। इसका मतलब सिरोही अपना गुजरात के बॉर्डर पे। गुजरात का एक बंदा इस विलय की पूरी जिम्मेदारी ले रहा था, सब कुछ वही कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हर व्यक्ति में क्षेत्रवाद होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। वल्लभ भाई पटेल भी इस बीमारी से अछूते तो नहीं थे। मारवाड़ी की कहावत है कि गोडा पेट का नहीं मुड़े, घुटने पेट की तरफ मुड़ेंगे हमेशा। वल्लभ भाई पटेल ये चाहते थे कि सिरोही का विलय गुजरात में किया जाए, या यूं कह दो कि बॉम्बे में किया जाए। तब गुजरात बॉम्बे का पार्ट था। क्यों भाई? सिरोही में ऐसा क्या पड़ा है? सिरोही में 2 चीजें, माउंट आबू और देलवाड़ा। माउंट आबू और देलवाड़ा में ऐसा क्या है? तो माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, देलवाड़ा में बहुत सुंदर सुंदर जैनों के मंदिर है। वल्लभ भाई पटेल इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि ये दोनों टूरिज्म की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, रेवेन्यू का स्रोत है अपने आप। जिसके पास आबू और देलवाड़ा जाएंगे, इधर राजस्थान और बॉम्बे, उनका टूरिज्म बढ़ेगा। जिनका टूरिज्म बढ़ेगा उनके रेवेन्यू के रिसोर्सेज बढ़ेंगे। तो क्यों ना अपने गुजरात में मिले, क्यों ना अपने बॉम्बे में मिले, इसलिए अपने इधर बढ़ जाएगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा सिरोही से तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, सिरोही तो हम किधर मिलाएंगे? बॉम्बे। एक और कम कर दिया आपने तो। उधर जैसलमेर जो था वो एक बात जानता था कि इधर अपने एक तरफ पड़ा है पाकिस्तान, एक तरफ पड़ा अपने जोधपुर। और जैसलमेर को पता था कि अकेले इधर रहे तो पक्का जो है वो पाकिस्तान अपने को विलय करने का प्रयास करेगा। और पाकिस्तान ने प्रयास भी कर लिए थे। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, कितना नहीं है। जब ये आजादी की प्रक्रिया चल रही थी ना, पाकिस्तान ने 3 जगह हमले किए, कश्मीर, बलूचिस्तान और जैसलमेर। कश्मीर पे, बलूचिस्तान पे और जैसलमेर पे। बलूचिस्तान तब अंग्रेजों ने स्वतंत्र छोड़ा था उसको। पाकिस्तान हमला करता है,
बलूच मुकाबला करते हैं, हार जाते हैं, पाकिस्तान कब्जा कर लेता है। पूरा का पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास में। हालांकि बलूच आज भी मांग करते हैं कि हमें आजादी दी जाए। पाकिस्तान आज भी उन पर भयंकर भयंकर अत्याचार करता है। थोड़े दिनों पहले ही उनकी जो बलूच महिला आर्मी जो है, उनकी नेता, उसको मार दिया गया कनाडा के अंदर। कनाडा या कौन से देश, शायद जहां तक मुझे आ रहा है कनाडा के अंदर ही मारा गया। पहले भी उनके कई नेताओं को मारा हुआ है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, सीपीईसी उनका जो है, वो बलूचिस्तान के अंदर से गुजर रहा है। उसके बावजूद बलूचिस्तान को लगता है कि रिसोर्सेज हमारे, फायदा ये लाहौर वाले उठाते हैं, पंजाब वाले उठाते हैं। बलूचों में कभी पाकिस्तान के साथ जुड़ने की भावना नहीं आई, क्योंकि बेचारे बलूचों को जबरदस्ती उन्होंने विलय किया था। एक हमला किया पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भागकर नेहरू जी के पास आए। नेहरू जी ने डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगाया। जब तक वो डिसीजन लेते तब तक पाकिस्तान आधे कश्मीर पे अपना कब्जा कर चुका था। उसके बाद इंडियन आर्मी गई, उसने उसको वहीं रोक दिया। उस समय थोड़ा सा यदि देर और दिखा देते और आर्मी थोड़ा सा आगे और चली जाती तो आधा जो जीता हुआ था वही छीन लेते। पर हम जहां थे वहीं रुक के उस मामले को यूएन में ले गए। फिर वो स्थिति स्टेटस को पे आ गई कि आधा उनके पास है, आधा अपने पास है। अपने कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, हमारा हिस्सा है। आज नहीं तो कल उसको वापस लिया जाएगा, लेंगे हम उसको वापस। पाकिस्तान कहता है कि आजाद कश्मीर है। पाकिस्तान ने एक हमला किया जैसलमेर पे। जैसलमेर के राजा को लगा यार पार नहीं पड़ेगी। जैसलमेर के राजा ने जोधपुर से सहायता मांगी। जोधपुर की आर्मी गई और पाकिस्तान की जो आर्मी इधर कब्जा करने के लिए थी, कबीला ही भेजते थे पाकिस्तानी, सेना नहीं भेजी उन्होंने, कबीले भेजा करते थे। कबीले की ड्रेस पहना के भेजते, सैनिक ही थे पर होते वो कबीलाई के भेष में थे। जोधपुर और जैसलमेर की सेना ने उस पाकिस्तान के कबीलाइयों को यहां से भगा दिया था। पूरा बलूचिस्तान, आधा कश्मीर पाकिस्तान ले गया था, जैसलमेर नहीं ले पाया। उसने प्रयास तीनों के किए थे। एक जगह पूरा मिल गया, एक जगह आधा मिल गया, एक जगह कुछ नहीं मिला। इसलिए जैसलमेर को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि मेरा अस्तित्व कहीं ना कहीं जोधपुर भी टिका हुआ है। इसलिए जोधपुर जो डिसीजन लेगा वो हम डिसीजन ले लेंगे। इसलिए जैसलमेर वालों का कहीं ना कहीं मानना था भाई हम जोधपुर वाले जैसा करेंगे। फिर वो इधर जुड़े हुए थे जोधपुर से। जोधपुर एक बड़ी रियासत थी, जोधपुर वो रियासत है जो आजाद रह सकती। इसलिए कहा गया भाई जैसलमेर को भी एक बार छोड़ा जाए। जोधपुर वालों का जब डिसीजन करेंगे तब जैसलमेर वालों को करेंगे। एक वो घट गई। पीछे कितनी बची? 13 टोटल 19। 4 को आप मर्ज नहीं कर सकते। 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ से अधिक इनकम है। 15 सिरोही आपको मिलानी है बॉम्बे में। जैसलमेर जो है वो मारवाड़ पे डिपेंड करेगा। पीछे 13 बचे। इन 13 का विलय करना आपको। इतने में वल्लभ भाई पटेल को एक बड़ा शानदार सा मौका मिला। मैंने अभी बताया अलवर और भरतपुर में सांप्रदायिक दंगे हो गए। अलवर में तो एक और जोरदार कांड हो गया। मैं एक बात बता चुका हूं। अलवर के राजा तेज सिंह और उनका जो प्रधानमंत्री था खरे, वीएन खरे, जो उनका प्रधानमंत्री हुआ करता था, इन दोनों का नाम महात्मा गांधी के मर्डर केस में आ गया था। इसलिए इन दोनों को तो गिरफ्तारी कर लिया था और अलवर रियासत पर भारत सरकार अपना नियंत्रण कर चुकी थी। भारत सरकार का नियंत्रण हो गया था। उधर खबरें आई कि साहब भरतपुर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। और समाचार ये थे कि भरतपुर के राजा की इसमें सहमति है। ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर के राजा हुआ करते थे। वल्लभ भाई पटेल ने बोला ब्रजेंद्र सिंह का दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं इसे काम क्यों करवाऊंगा, और तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ही रख लो यार, तुम संभालो ये प्रशासन भी, तुम भी संभाल लो। इसलिए भरतपुर राजा तो भारत सरकार को खुद ही प्रशासन दे के आ गए थे। इसलिए भरतपुर में ब्रजेंद्र सिंह ने जैसे ही शासन सौंपा, भारत सरकार ने अपना एक आदमी यहां पर बिठा दिया, एसएन सप्रू। आज से भाई भरतपुर के मामले अपने एसएन सप्रू देखेगा। तो 2 रियासतें ऐसी थी जिन पर वल्लभ भाई पटेल बहुत जल्दी अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके थे, अलवर और भरतपुर।
अलवर के राजा तेज सिंह का महात्मा गांधी की हत्या में नाम आ गया था, इसलिए भारत सरकार के कंट्रोल में थी वो रियासत। भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह सांप्रदायिक दंगों की समस्या के बाद भारत सरकार को अपना नियंत्रण दे चुके थे। एसएन सप्रू को यहाँ का प्रशासक बना दिया गया, इसलिए 2 रियासतें तो भारत सरकार के पास थी। अब भारत सरकार को लगता था यार 2 तो ले ली, अब इनके पास में 2 छोटी छोटी और पड़ी है, एक धौलपुर और एक करौली। क्यों ना इन दोनों से बात की जाए और इन दोनों से बात करके इन चारों का एक स्टेट बना दिया जाए, एक प्रांत बना दिया जाए। तो कभी ये दिमाग में आया आपके कि सबसे पहले हमारे इन्हीं रियासतों का विलय क्यों किया गया, इन्हीं को एक मर्जर क्यों किया गया, बाकियों का शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत सरकार के पास में 2 रियासतें ऑलरेडी थी, अलवर और भरतपुर। क्यों? अलवर महात्मा गांधी की हत्या की वजह से तेज सिंह गिरफ्तार था, भरतपुर वाले ब्रजेंद्र सिंह सांप्रदायिक दंगों की समस्या के बाद में भारत सरकार को अपना कंट्रोल दे चुके थे और वहां पे एसएन सप्रू था। अब उनको केवल धौलपुर और करौली वालों से बातचीत करनी थी और इनसे बातचीत करके विलय करना था। हालांकि धौलपुर वाले भी उदयभान सिंह जी थे, वो शुरुआत में कई दिन पाकिस्तान वालों के चक्कर में थे, लेकिन बहुत जल्दी बाद में भारत ने विलय पत्र पर उन पे भी साइन करवा लिए थे। मैं आगे और बताऊंगा, लिख दूंगा मैं बाद में। भारत वाले विलय पत्र पे सबसे पहले कोई साइन करता है तो बीकानेर के राजा से शार्दुल सिंह जी, सबसे लास्ट में कोई साइन करता है तो धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह जी। पर उनको तैयार कर लिया और उनको कहा कि हम तुम्हें राज प्रमुख बनाएंगे, ये जो भी संघ बनाया जाएगा इसका तू है मुखिया, सर्वे सर्वा हेड आपको बनाया जाएगा। उनका ठीक, ये बड़ा मामला एकदम सही है। इसलिए अब हम चरण शुरू करते हैं। पहला चरण जो था, फर्स्ट फेज जो था अपने एकीकरण का, 4 रियासतें ली गई। उस कौन कौन सी 4 रियासतें ली जा रही है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एक ठिकाना है अलवर से अलग होके बना हुआ था नीमराना, इनको ले लिया जाए। पहले चरण के अंदर यह किया गया। क्यों किया गया? पहला चरण यहीं से क्यों शुरू किया गया? वापस दिमाग में रहना चाहिए कि अलवर भरतपुर भारत सरकार को अपना कंट्रोल दे चुकी। क्वेश्चन बनेगा, वे रियासतें राजस्थान की जिनका नियंत्रण भारत सरकार ने बहुत जल्दी अपने पास ले लिया था, अलवर और भरतपुर थी। क्यों ले लिया था? मैं 2-3 बार बोल चुका हूं। 2 बची धौलपुर और करौली, इन दोनों को दिए लॉलीपॉप। धौलपुर वाले राजा थे उदयभान सिंह जी, उदयभान सिंह जी धौलपुर के राजा हुआ करते थे, पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग ले चुके थे। अपने जो वसुंधरा जी है, वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके ससुर जी हुआ करते थे उदयभान सिंह जी। इनको कहा गया कि ये जो भी स्टेट बनेगा, इस स्टेट का आपको राज्यपाल बनाएंगे। और हम पॉलिटी में अभी आपने पढ़ा होगा, एक दिन पहले मैंने बताया था कि अपने यहाँ पे जो राज्यपाल बनते थे उनको बोलते थे राज प्रमुख। तो इनको कहा कि आपको बनाएंगे राज प्रमुख। उदयभान सिंह को तो क्या बना दिया? राज प्रमुख। करौली वालों को कहा कि आपको डिप्टी, इनके नीचे वाली रैंक आपको दे देंगे। करौली के राजा हुआ करते थे गणेश पाल, और गणेश पाल जी को कहा कि आपको बना देंगे हम उपराज प्रमुख, डिप्टी राज प्रमुख। दो का कंट्रोल पहले था, 2 को आपने लॉलीपॉप दे दिया। नीमराना ठिकाना था, वो तो आना ही था, साथ में जाता किधर बापड़ा, चारों का विलय कर दिया। तो पहले चरण में 4 रियासतों का विलय हुआ है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना। धौलपुर वाले उदयभान सिंह करे राज प्रमुख बनाएंगे, करौली वाले गणेश पाल जी करेंगे आपको हम क्या बनाएंगे? उपराज प्रमुख। का ये चारों को मिला के नाम क्या रखें? वही संविधान के एक बड़े अपने बंदे के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, उनसे पूछा, मुंशी जी यार आप तो राजस्थान में रहे हुए भी हो, आप बताओ यार इन 4 को मिला के नाम क्या रखा जा रहा है, नाम क्या रखा जाए? उन्होंने कहा राजधानी क्या बनाओगे? कहा राजधानी तो हमारा अलवर बनाने का, कैपिटल तो हम अलवर को बनाएंगे। कहा फिर तो कोई बात ही नहीं। महाभारत काल में या उससे भी पहले ऋग्वेद के अंदर ये जो प्रदेश अलवर के आसपास का प्रदेश था, इसको मत्स्य जनपद कहा करते थे। भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के नाम पर इस जगह का नाम मत्स्य जनपद था। तो क्यों ना हम इसका नाम मत्स्य जनपद रख दे? सब ये बात के मुंशी वाली बात समझ में आई कि मत्स्य जनपद रख दिया गया।
पर किसी ने कहा ये तो 4 रियासतों को मिलाकर हम तो संघ बना रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कहा मत्स्य संघ रख दो। तो इस पहले चरण का नाम रखा गया मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन। कोई आपसे पूछे कि ऐसा किसके कहने पे किया गया, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के मुंशी जो थे उनके कहने पर किया गया। बड़े नेता वे, संविधान के बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। बड़ा अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इनके बारे। चलो पहले मैं थोड़ा ये पूरा कर देता हूं, फिर मैं बताऊंगा, वरना फिर बीच में बात रह जाएगी। तो पहले चरण का नाम मत्स्य संघ है, मत्स्य यूनियन है, जो के एम मुंशी के कहने पर रखा गया। अलवर को राजधानी बनाई है, धौलपुर के उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया, करौली के गणेश पाल को इसका उपराज प्रमुख बनाया। कहा ये जो यूनियन बनेगी इसका उद्घाटन कहां करें, तो कहा भरतपुर में उद्घाटन कर दो, यही बचा हुआ बेचारा, इनोग्रेशन कहां किया जाएगा, तो भरतपुर में इनोग्रेशन कर दें। कब करोगे, तो कहा 18 मार्च को किया जाए, 18 मार्च 1948 को इस मत्स्य यूनियन का उद्घाटन किया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को अपना को ज्यादा लेना देना है नहीं, तब तक तो अपने साथ ये बातचीत यही चला करती थी। अपने तो ये पहला चरण ही 18 मार्च 1948 से शुरू हो रहा है, जब इनका प्रांत बनाने की बातें चल रही है, अपने आप प्रांत बनाए जा रहे। करेगा कौन, ये उद्घाटन करेगा कौन? भारत सरकार के एक मंत्री हुआ करते थे, एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल, ऊर्जा मंत्री थे, लेबर मिनिस्ट्री हुआ करती थी उनके पास में, माइंस मिनिस्ट्री हुआ करती थी उनके पास में। नेहरू जी ने गाडगिल को कहा कि गाडगिल जाओ एक फीता काट के आओ यार भरतपुर में, भरतपुर के किले में फीता काट के आना। एक किसका फीता काटना है, तो मत्स्य यूनियन का। किसके कहने पे, तो के एम मुंशी कहने पे। कौन कौन सी रियासतें, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर भरतपुर क्यों ली, दिमाग में आना चाहिए आपके। धौलपुर वाले को बना दिया राज प्रमुख, ये सबसे बड़े भी थे उम्र में, लॉलीपॉप भी यही दिया था इनको, राज प्रमुख बनाएंगे, इधर आ जाओ। करौली वालों को कहा गया आपको हम बना देंगे उपराज प्रमुख। और फिर इन दोनों राजाओं से तो पहले ही भारत सरकार नियंत्रण ले ही चुकी थी, इनको और बनाने की वैसे ही बात नहीं। तेज सिंह तो गिरफ्तार थे उधर दिल्ली के अंदर, नजरबंद कर रखा था। ब्रजेंद्र सिंह अपना शासन ही छोड़ चुके थे, इनको तो बनाना ही क्या। अलवर को राजधानी बनाई, भरतपुर को उद्घाटन दिया गया। 18 मार्च 1948 को गाडगिल जो थे उद्घाटन करने के लिए आ गए। ये पहला चरण बन गया। अब एक तो राज्यपाल होता है, एक किसी राज्य में क्या होता, मुख्यमंत्री। तब अपने राज्यपाल तो होता नहीं था, राज्यपाल को तो अपने क्या बोला करते थे, राज प्रमुख, और मुख्यमंत्री को बोला करते थे प्रधानमंत्री। साहब इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो कहा प्रधानमंत्री बना दो इसका शोभाराम कुमावत को। अलवर के एक बंदे हुआ करते थे शोभाराम कुमावत, इनको बना दिया गया प्रधानमंत्री। का उप प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, भरतपुर वाले अपने, जिनको हम राजस्थान का नेहरू कहते हैं, जुगल किशोर चतुर्वेदी। कहा कि इनको बना दो अपने तो उप प्रधानमंत्री। कुछ मंत्री और ले लिए गए, जैसे मैंने एक बताए थे आपको, मास्टर भोलानाथ, मैंने कहा था इनका नाम याद रखना, आगे हम याद करेंगे। इनको मंत्री बनाया था। एक करौली वाले जो चिरंजी लाल शर्मा हुआ करते थे, इनको मंत्री बनाया गया। एक जो अपने भरतपुर वाले गोपीलाल यादव थे, इनको मंत्री बनाया गया। एक धौलपुर के डॉक्टर मंगल सिंह हुआ करते थे, इनको मंत्री बना दिया गया, एक मंत्रालय बनाया गया पूरा। वो राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, ये प्रधानमंत्री, ये नाम याद रखना, नीचे वाले याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे ठीक। मास्टर भोलानाथ अलवर से थे, चिरंजी लाल शर्मा करौली से थे, गोपीलाल यादव भरतपुर से, प्रजामंडल वाले नेता याद रह जाएंगे, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से हुआ करते। ये जितनी भी अपने क्षेत्र यहां पर लिया गया था, ये जो मत्स्य संघ बना था, इसकी पॉपुलेशन जो है वो 18 लाख थी, और इसकी जो इनकम थी इस क्षेत्र की 1,84,00,000 थी, या आपको तो 184 लाख थे। इस प्रकार यह हमारा पहला चरण जो था वो कंप्लीट हुआ। क्या बात है, वापस देख लो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराना को लेके
KM मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ नाम रख के, अलवर को राजधानी भरतपुर में उद्घाटन करवा के, धौलपुर के उदय भान सिंह को राज प्रमुख, करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख बना के, NV गाडगिल ने 18 मार्च 1948 का भरतपुर में इसका उद्घाटन किया था। शोभाराम कुमावत तो इसका प्रधानमंत्री, जुगल किशोर चतुर्वेदी को इसका उप प्रधानमंत्री और अन्य राज्यों से कुछ प्रतिनिधिमंडल वाले नेताओं को मंत्री के रूप में ले लिया गया था। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो मैं आपको बता रहा था KM मुंशी के बारे में, मैं यदि किसी से आपसे पूछूं कि भारत के बड़े साहित्यकार कौन हुए तो आप कहोगे सर मुंशी प्रेमचंद। सब जानते हैं हम नाम, आप में से उनकी किताबें पढ़ी होगी, किसी ने गोदान पढ़ा होगा, किसी ने गबन पढ़ा होगा, कोई रंगभूमि पढ़े, कोई कर्म भूमि पढ़े, कोई उनकी निर्मला पढ़े, उनकी बूढ़ी काकी पढ़े, कोई ईदगाह पढ़े। लेजेंडरी हुए। प्रेमचंद की तो कोई बराबरी नहीं कर सके हिंदी साहित्य के अंदर। पूछो मुंशी प्रेमचंद के नाम के मुंशी क्यों लगा हुआ है? एक जोरदार कहानी की, एक मैगजीन आया करती थी हंस, दो जने मिलकर निकाला करते थे, KM मुंशी और प्रेमचंद। तो संपादक का नाम क्या लिखा जाए? संपादक लिखने होते थे। संपादक दो संपादक है, क्या लिखा जाए? इनका पूरा नाम लंबा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। प्रेमचंद दोनों के नाम लिखो, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कोमा प्रेमचंद, फिर कहा तो लंबा हो जाएगा। तो मुंशी जी ने कहा मेरा तो मुंशी मुंशी लिख दो यार, बढ़ने दो, पूरा कौन लिखे। तो लिखा मुंशी। हंस मैगजीन के संपादक मुंशी जी है और प्रेमचंद जी है। धीरे धीरे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी तो संविधान की तरफ और पॉलिटिक्स में उधर मुड़ गए, इधर कोमा हट गया बीच में से, इसलिए प्रेमचंद जी के नाम के आगे लग गया मुंशी प्रेमचंद। याद रहे कि प्रेमचंद जी के नाम के आगे जो मुंशी शब्द लगता है, ये कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का पीछे वाला मुंशी है जो प्रेमचंद के आगे जुड़ गया। बाकी प्रेमचंद जी के नाम में कहीं भी मुंशी नहीं आता है। बड़ी जोरदार सी कहानी है इसकी। ये हंस मैगजीन आज भी आती है। कालांतर में प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, प्रेमचंद जी इसको बंद कर देते हैं। बाद में राजेंद्र यादव इस मैगजीन को निकाला करते थे। राजेंद्र यादव की डेथ हो गई। राजेंद्र यादव यदि आप लोग जानते हो तो राजस्थान की एक बहुत बेहतरीन लेखिका हुई है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के पति राजेंद्र यादव, और अब राजेंद्र यादव की बेटी है रचना यादव जो उस मैगजीन को निकालती है, अब भी आती है। कहानियों के साहित्य की बहुत अच्छी मैगजीन है, हंस नाम है मैगजीन का। कि पहला चरण था, पर शुरुआत वाली भूमिका भी याद रखना, क्योंकि इसके माध्यम से आगे वाली चीजें याद करने में आसानी रहेगी। और पहले चरण में तो कोई यूं किंतु परंतु ही नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी सी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। आगे वाले चरण और सिंपल है, सबसे सिंपल टॉपिक है, हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।